तो स्टूडेंट्स आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है कॉन्ग्रुएंसेस। तो कॉन्ग्रुएंसेस में सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंसेस की डेफिनेशन को देखते हैं और फिर उसके बाद हम इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को करेंगे एंड देन हम इसके रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को करेंगे और देन ये हमारे पास जो टॉपिक है ये वाइंड अप हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि कॉन्ग्रुएंसेस की डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन में स्टूडेंट्स देखेंगे इफ m ग्रेटर देन 0 कि अगर m क्या हो ग्रेटर देन 0 हो एंड a b m बिलोंग्स टू z हो तो हम कह सकते हैं वी से दैट a is congruent to b, a is congruent to b module m if m divides a minus b। मॉड्यूल का लफ्ज स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहा है मॉड्यूल का। आप इस मॉड्यूल लफ्ज से ऑलरेडी वाकिफ हैं। आप किस तरह से इस मॉड्यूल लफ्ज से वाकिफ हैं? आपने जब नंबर थ्योरी के कोर्स में पढ़ा था वहां हमने इस मॉड्यूल का जिक्र किया था। हमने क्या जिक्र किया था कि अगर हमारे पास इस तरह से यहाँ पे दो पेयर हो 1 and 2 और यहाँ पे आपके पास हो 2 और 5 और मॉड्यूल आपने लेना हो मॉड्यूल आपके पास हो 4। तो आप कैसे बनाया था आपने 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास क्या आ जाएगा 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 आपके पास क्या आ रहा है 5। तो 5 जो है वो 4 से क्या हो चुका है बड़ा हो चुका है। तो मॉड्यूल का क्या मतलब हुआ कि आपने इस 4 से इक्वल या 4 से आगे नहीं जाना। तो आपने जब 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया आपके पास रिजल्ट क्या आया 5 आया। तो आपने उस 5 को क्या किया इस 4 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है ना। जो आपके पास रिमाइंडर आया वो यहाँ आपने पुट कर दिया। यहाँ पे भी मॉड्यूल यही कॉन्सेप्ट रखता है। तो ये तो जस्ट ये प्रीवियस एक बात थी जो मैंने आपको समझानी थी। तो प्रीवियसली जो काम था वो मैंने आपको समझाया। इसका हमारे इस टॉपिक के साथ कोई रिलेशन क्योंकि ये ग्रुप थ्योरी में हम यूज करेंगे। जी जी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास m गिवन हो 4 के इक्वल, a गिवन हो 3 रख लें और b आपको दिया हुआ हो 1। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये आपके पास क्या बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। तो ये बात तो करेक्ट है। 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस नहीं सॉरी यहाँ पे 5 कर लें क्योंकि हमने इसको सेम करना है। यहाँ आप 5 कर लें। यहाँ आप 5 कर लें। 4 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ रहा है 4। तो हमें ये मालूम है इट इज ट्रू दैट 4 डिवाइडेड बाई 2। तो अब आपने ये इतना बड़ा मॉड्यूल है इस बड़े मॉड्यूल को एक छोटे मॉड्यूल में लिखने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे हम सिंपली इसकी एक नोटेशन को याद रखेंगे। जिस तरह से आप करते हैं ना कि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी, इसी तरह से ए मॉड्यूल बी के लिए हम यूज करते हैं ए कॉन्ग्रुएंट्स टू। वही कॉन्ग्रुएंसी वाली सिंबल है लेकिन यहाँ पे क्या है 3 लाइनें आ जाएंगी। जैसे हमने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसीज का ये सिंबल पढ़ा था ना। यहाँ पे जस्ट ये 3 लाइंस आ जाएंगे। साथ में आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे मॉड्यूल एम कि जो भी m डिवाइड a माइनस बी ये कंडीशन जिन भी इंटीजर्स में ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी उसे आप क्या लिख देंगे a मॉड्यूल b लिख देंगे। तो यहाँ तक सबको समझ आ गई है। अगर इसमें कोई चीज पूछनी है तो मैं दोबारा से इसे रिवाइज कर देता हूँ। जी वी से दैट
we say that A is residue of B. A is the residue. अब ये रेजिडी की डेफिनेशन बीच में आ गया. A is the residue of B and B is the residue of A if M is not congruent to M does not divides, या ये कह सकते हैं M does not divides A minus B, या इन सिंपल आप ये कह सकते हैं कि A अगर B के कॉन्ग्रुएंट ना हो तो हम क्या कहेंगे, वो क्या होगा, रेजिडी होगा B का और B रेजिडी होगा A का. दोनों सूत्र हैं. देन वी कैन आल्सो से दैट, हम यहाँ पे ये बात भी कह सकते हैं कि देन वी आल्सो say that A is residue of B. Sorry. Then we also say that A is incongruence to B. A is incongruence to B. सिंबल इसके लिए सेम वही, बस आपसे काट देंगे. A is incongruence of B मॉड्यूल M. तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी. एक बार दोबारा से हम इसकी डेफिनेशन ज़रा रिवाइज करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आपके पास ये डेफिनेशन क्या कहती है. ठीक है ना. आपने इस डेफिनेशन में क्या किया है, तीन बातें आपने डिस्कस की. तो पहली बात क्या थी, डेफिनेशन के तीन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने देखने हैं कि M क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ए बी जो है वो किससे बिलोंग करना चाहिए, ए बी बिलोंग करना चाहिए जी के साथ. ए बी और एम बी, एम आल्सो बिलोंग्स टू जी, यहाँ पे लिख लें, एंड एम ग्रेटर देन 0 एंड ए बी बिलोंग्स टू जी. तो ए देन A is congruent to B if कि A उस वक्त B के congruent होगा of मॉड्यूल M अगर क्या हो, M डिवाइड्स करे A माइनस B को. ठीक है ना. तो इसे आप क्या कहेंगे, मॉड्यूल. और अगर ये डिवाइड ना करे, if M does not divides A minus B, then वो क्या कहलाएगा, then we can say A is residue to B or B is residue to A, या आप इसे इनकॉन्ग्रुएंसी कह सकते हैं. तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये समझ आ गया होगा. अब आगे इसकी एक एग्जांपल है कि अगर हम कहा जाता है आपको कोई भी बात प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ करें 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपने जस्ट क्या करना है, और मॉड्यूल आपको दे दिया हुआ है 3. तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है दिस वन इज योर ए, दिस वन इज योर बी एंड दिस वन इज योर एम. तो जिस सिंपली आप क्या करेंगे, आप जो कंडीशन है, फार्मूला है, वो इस्तेमाल करेंगे. फार्मूला क्या होता है कि एज m divides a minus b, so you just have to put the values here. 3 divides 4 minus आपके पास क्या आ जाएगा 1, so which means that 3 divided by 3. so we know that कि 3 divided by 3 जो है वो 3 को डिवाइड ही करता है, so which is true. so which is true, तो इट्स मीन के हमने प्रूफ कर दिया कि 4 जो है वो मॉड्यूल किसका है, 1 का है. तो आपने यहाँ पे इजीली ये बात शो कर ली. आई होप कि आपको कॉन्ग्रुएंसी की ये जो डेफिनेशन है इसकी समझ आ गई होगी कि हमने क्या करना है. जस्ट इस कंडीशन को आपने यहाँ पे फॉलो करना है, तो आप इसको आराम से कर पाएंगे. अब आगे इसका एक थ्योरम है, थ्योरम देखते हैं. थ्योरम नंबर 1.
थ्योरम नंबर 1 है स्टूडेंट्स, को क्या लिखा हुआ है आपके पास, द कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इन Z is an equivalence relation. The congruence relation in Z is an equivalence relation. Is an equivalence relation. तो अब इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए स्टूडेंट्स आपने पहले भी एक दो थ्योरम्स किए थे इक्विवेलेंस रिलेशन के रिलेटेड। तो उन थ्योरम्स में स्टूडेंट्स आपने क्या किया था, आपने जस्ट इतनी सी बात शो की थी कि उसमें जो तीन प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या थी, रिफ्लेक्सिव, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या थी, सिमेट्रिक, और प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या थी, ट्रांजिटिव। इन तीनों प्रॉपर्टीज को आपने शो कर दिया था। अब हम भी यहाँ पे यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूफ करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है, किसी भी चीज को आपने जब इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना हो, किसी भी टर्म को, किसी भी रिलेशन को आपने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना हो, तो उसमें आप ये तीन प्रॉपर्टीज को ही शो करते हैं। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, सेकंड वन इज सिमेट्रिक, थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव में देखें, रिफ्लेक्सिव में आप वेरी सिंपल, सिंस ए बिलोंग्स टू जी, तो वी नो डैट कि m डिवाइड्स a माइनस ए। वेरी सिंपल, m डिवाइड्स आपने प्रीवियसली थ्योरम में किया था कि a डिवाइड्स जीरो, कि a डिवाइड्स जीरो, ये हमने प्रीवियसली एक थ्योरम में प्रूफ किया था। तो a माइनस ए आपके पास जीरो होने वाला है, तो m जीरो को डिवाइड करेगा। तो विच इम्प्लाइज दैट a इज कॉन्ग्रुएंट टू a। सेकेंड वन प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूल m, ये मैं भूल जाता हूँ हमेशा, ये आपने लाजमी लिखना है जी आगे। रिफ्लेक्सिव है सबसे फर्स्ट वन, आगे है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में देखें स्टूडेंट्स क्या है कि फॉर ए बी बिलोंग्स टू एम, फॉर ए बी बिलोंग्स टू जी एंड एम ग्रेटर देन जीरो, एंड एम ग्रेटर देन जीरो, एम आल्सो, एंड एम बिलोंग्स टू जी, आपके पास आ जाएगा जी ए कॉन्ग्रुएंट टू बी। हमें मालूम है कि अगर ए कॉन्ग्रुएंट बी है, आल्सो बी भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट टू ए होगा। तो सिंस A congruent to B mod m, so we can write it as m divides A minus B. We can also write it as m divides minus into A minus B. कैसे, हमने पीछे एक थ्योरम प्रूफ किया था कि m divides A also m divides minus A। तो दोनों में से हम अगर m divides A लिखा हुआ है तो उसे आप m divides minus A, ये पूरा का पूरा आप समझ लें A लिखा हुआ है, और m divide m also divided by minus A minus B। तो जब आप माइनस को अंदर मैनिपुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, b माइनस ए। तो विच इज अ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, b इज कॉन्ग्रुएंट टू ए। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास स्टूडेंट्स। थर्ड प्रॉपर्टी में हमें क्या दे रहा है, वो यहाँ पे थर्ड है प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स क्या है, अगेन आपने सबसे पहले लिखना है फॉर ए बी एंड सी, यहाँ पे तीन आपको एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, बिलोंग्स टू जी एंड m ग्रेटर देन जीरो, और m belongs to Z. So you can write it as if A is congruent to B module M, B is congruent to C, and which implies that, तो इसका मतलब अगर A B के कॉन्ग्रुएंट है, B C के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A जो है वो भी C के कॉन्ग्रुएंट होगा ऑफ मॉड्यूल M। तो फ्रॉम 1 and 2, इसे आप 1 का नाम दे दें, इसे आप 2 का नाम दे दें। तो फ्रॉम 1 and 2 you will get m divides A minus B and m divides B minus C by combining these
तो डिविजिबिलिटी इज बाय द डेफिनेशन ये आपके पास आ जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो m डिवाइड्स यहाँ b और b कैंसिल हो जाएगा a माइनस सी। So a minus c which implies that a is congruent to c मॉड्यूल m। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इस थ्योरम की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर यहाँ पे आपको कोई भी बात पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो लास्ट में आपने इसकी लिख देना है थ्योरम की स्टेटमेंट कि हेंस कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इन जेड। यहाँ आपने थ्योरम की स्टेटमेंट लिख लेनी है कि हेंस कॉन्ग्रुएंस relation in Z is an equivalence relation। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में जिसमें वो हमें कह रहा है विच इज थ्योरम नंबर 3। कल हमने डिस्कस किया था थ्योरम नंबर 1 और 2। आज हम डिस्कस करने लगे हैं थ्योरम नंबर 3। इसमें वो क्या कह रहा है कि इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी। अब ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम का मतलब आपको पता है कि इसका मतलब क्या होगा, एम डिवाइड्स ए माइनस बी एंड C is congruent to D mod M, then आपने क्या शो करना है, आपने तीन बातें शो करनी है। पहली बात क्या है कि A प्लस C वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा B प्लस D के ऑफ मॉड M। सेकेंड बात आपने जो शो करनी है वो क्या होगी, वो है A माइनस B आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू B माइनस D मॉड ऑफ M। और तीसरी बात जो आपने इसमें शो करनी है वो क्या है, ए सी कॉन्ग्रुएंट टू बी डी मॉड एम। तो अभी हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। कॉन्ग्रुएंसी और मॉडुलस के बारे में हमने काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ, तो इसलिए ये हमारे पास कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली, आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएगी। तो हम गिवन से अपना स्टार्ट करते हैं कि हमें गिवन में क्या दिया हुआ है। तो गिवन में आपको ये दो बातें दी हुई हैं, ये दोनों बातें आपको गिवन में दी हुई हैं। आपने इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए अपना जो प्रूफ है उसे करना होगा। गिवन दैट A is congruent to B mod of M। तो A is congruent to B mod of M का स्टूडेंट्स मतलब क्या हुआ कि M जो है वो डिवाइड करता है A माइनस B को ऑल्सो, और हमें और क्या दिया हुआ है कि C जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट है D के ऑफ मॉड M। तो इसका मतलब क्या हुआ कि M जो है वो डिवाइड करता है C माइनस D को। तो दिस वन इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज योर इक्वेशन नंबर 2। सो यहाँ से आपने, वैसे तो डायरेक्टली हमें यहाँ से अखज़ कर लेना चाहिए क्योंकि हम इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो यहाँ हमें कोई परेशानी तो नहीं आनी चाहिए। लेकिन चलें इसको डायरेक्टली नहीं करते, हम यहाँ लिखते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 इन्हें कंबाइन कर लेंगे क्योंकि दोनों m से डिवाइड हो रहे हैं। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ये आपके पास आ जाएगा m डिवाइड्स a माइनस बी प्लस सी माइनस डी। सो यू कैन आल्सो राइट इट एज a प्लस बी, तरतीब दे सकते हैं हम, इसमें कोई मसला नहीं है। a प्लस बी, आप माइनस बी और माइनस डी इन दोनों में से आपने माइनस कॉमन ले लिया तो आपके पास आ जाएगा प्लस बी प्लस डी। तो अब ये आप कंसिडर कर लेंगे दिस वन इज योर ए फर्स्ट डिजिट एंड दिस वन इज योर सेकंड डिजिट। तो ये बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस ये आपके पास फिर क्या आ जाएगा, a प्लस सी कॉन्ग्रुएंट टू a प्लस सी कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस डी मॉड m विच इज योर फर्स्ट प्रूफ। ठीक है ना, ये आपने फर्स्ट प्रूफ देखें बड़े इजीली सॉल्व आउट कर लिया। ठीक है जी, m डिवाइड्स फर्स्ट डिजिट माइनस सेकंड डिजिट, इसे आपने बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या लिख दिया, a प्लस बी कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस डी मॉड ऑफ m। आई होप कि आपको फर्स्ट प्रूफ समझ आ गया होगा। हम सेकंड प्रूफ की तरफ चल रहे हैं। तो सेकंड प्रूफ में देखें जी, आपके पास है कि एज a is congruent to b mod m
So you can write it as m divides a minus b by the definition of modulus. Also c divides, also c is congruent to d mod m. So you can write it as m divides c minus d. So this is your 1, this is your 2. So same from the previous knowledge, we can write it as m divides a minus b माइनस, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ आपके पास आ गया प्लस सी माइनस डी. तो मजीद आप इसे क्या लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज दैट m डिवाइड्स a प्लस सी, सॉरी ये फ्रॉम 1 and 2 आप इसे माइनस सब्ट्रैक्शन में लेके आएंगे, यहाँ ये गलती हो गई, यहाँ आप इसे सब्ट्रैक्शन में लेके आएंगे क्योंकि आपने अपने प्रूफ में इसे सब्ट्रैक्शन करना है. इसे दोबारा देखें, यहाँ से इसे दोबारा देख लें जी. तो ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा जी फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2. लेकिन जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी अगर m जो है वो a को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब है कि m जो है वो माइनस a को भी डिवाइड करेगा. तो a से मुराद जो हमने इसे प्रीवियस फर्स्ट थ्योरम में किया, अब यहाँ हमें माइनस की ज़रूरत है. तो आप अब क्या करेंगे, जो ये डिवाइड हो रहे हैं a माइनस बी और c माइनस डी, बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी आप इसे माइनस बी लिख देंगे. तो मजीद ही आपके पास आ जाएगा m डिवाइड्स a माइनस बी माइनस सी और प्लस डी आपके पास आ गया. तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, a माइनस सी ये एक साथ हो जाएंगे और b और d ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे. आप दोनों में से b को कॉमन ले लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा b माइनस डी लाइक इन प्रीवियस नॉलेज. ये आपके पास आ जाएगा m डिवाइड्स a माइनस सी, इसे आपने एक ब्रैकेट में कर लिया, b और d में से आपने माइनस कॉमन लिया तो आपके पास आ जाएगा b माइनस डी आपके पास आ जाएगा. अब m डिवाइड्स फर्स्ट डिजिट माइनस सेकंड डिजिट, तो इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस सी congruent to b minus d, and this one is mod of m. अब हम इसके थर्ड प्रूफ की तरफ चलते हैं. थर्ड प्रूफ में हम जरा रिमाइंडर का भी थोड़ा सा सहारा लेने वाले हैं. तो हमें मालूम है कि एज ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड m, ये किसके इक्वल होता है, विच इम्प्लाइज m डिवाइड्स a माइनस b के इक्वल होता है. ठीक है जी, दिस वन इज योर, इसे 1 का नाम दे दें. और यहाँ से अगर हम इसे रिमाइंडर में लिखें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी a माइनस बी इज इक्वल टू m Q1. m Q1 में आप लिखेंगे तो मजीद इसे आप क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू m Q1 प्लस b. ठीक है ना, डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी में क्या होता है, m जो है वो मतलब जो न्यूमरेटर में होता है उसे आप दूसरी तरफ ले जाते हैं, किसी और कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. यहाँ पे कोई और कांस्टेंट क्या है आपके पास, Q1 है, तो a is equal to m Q1 plus b आपके पास आ जाएगा. Now also c is congruent to d mod m, so you can write it as m divides c minus d. ठीक है जी, अब c minus d को भी सेम आप एज इट इज लिखेंगे, इसे आप 2 का नाम दे दें. तो विच इम्प्लाइज दैट c minus d is equal to m Q2 and c is equal to, which implies c is equal to m Q2 plus आपके पास क्या आ जाएगा, d आ जाएगा. एंड दिस वन इज योर इक्वेशन नंबर, तो इसे आप 2 का नाम दे दें, इसे आप 3 का नाम दे दें और ये आपके पास बन जाएगी 4. तो मल्टीप्लाई, अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है इक्वेशन नंबर 2 और 4 को. इक्वेशन नंबर 2 और 4 को मल्टीप्लाई करने का रीज़न ये है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपके पास AC बनेगा ना, जो कि रिक्वायर्ड आपका प्रूफ है. तो अब आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें इक्वेशन नंबर 2 एंड 4. 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा AC इज इक्वल टू m Q1 प्लस b एंड m Q2 प्लस d. अब आपने जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, m Q1 Q2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा m स्क्वायर
एम स्क्वायर Q1 Q2 और एम Q1 जब डी से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस एम Q1D प्लस एम Q2D प्लस बी डी। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये जो डी डी है ये आपके पास m के बगैर वाली टर्म है, तो इसे आप क्या करें दूसरी साइड ले जाएं, ये आपके पास आ जाएगा माइनस डी डी विच इज इक्वल टू, और ये सारी टर्म आपको नजर आ रही है कि ये एक इस सब के साथ m के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो m एक समझ लें कि ये एक बड़ा इंटीजर है, तो आप इसे एक छोटे इंटीजर m में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप इसे यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो आप इसे क्या करें एक छोटे इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो विच मीन्स दैट कि आप ये आपके पास क्या लिखा हुआ है m डिवाइड्स ए सी माइनस बी डी आपके पास लिखा हुआ है, विच इम्प्लाइज दैट ए सी कॉन्ग्रुएंट टू बी डी मॉड ऑफ। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे इस थ्योरम को, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। तो इसके साथ एक और थ्योरम है जो आपने खुद करना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेम इसी मेथडोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, तो उसे अपनी नोटबुक में नोट करें और लेक्चर एंड होने पे आपने मुझे वो सॉल्व करके सेंड करना है। थ्योरम नंबर 4, थ्योरम नंबर 4 हमारे पास है कि इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी mod of m, then na congruent to nb mod m, and second one is an congruent to bn mod of m। तो ये आपने थ्योरम जो है मुझे सॉल्व करके देना है आफ्टर द लेक्चर। उसके बाद एक और थ्योरम भी आपने ही मुझे सॉल्व आउट करके देना है, जो कि आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, सेम इसी मेथडोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, तो वो भी आपके लिए कोई परेशानी पैदा नहीं करेगा, विच इज थ्योरम नंबर 5। व्हाट इज द थ्योरम नंबर 5? इफ एन ए इज इक्वल टू एन बी mod m and GCD of mn is equal to d, then a congruent to b mod of m। ये बात ही आपने बतानी है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ, तो ये आपने मुझे सॉल्व आउट करके सेंड करना है। सब हम डिस्कस करेंगे रेजिडी सिस्टम को। अब रेजिडी सिस्टम में आपके पास दो सिस्टम है, एक कंप्लीट रेजिडी सिस्टम है, एक रिड्यूस्ड रेजिडी सिस्टम है। एक आपके पास है CRS और एक आपके पास है RRS। आज हम डिस्कस करेंगे CRS को, ठीक है जी। रेजिडी सिस्टम में हम कंप्लीट रेजिडी सिस्टम को डिस्कस करने लगे। कंप्लीट रेजिडी सिस्टम, तो सबसे पहले हम देखते हैं जी इसकी डेफिनेशन क्या है। हमारे पास डेफिनेशन पे देखते हैं। हाँ जी, अ सेट ए इज़, ध्यान रखिएगा यहाँ पे लफ्ज़ आ रहा है आ सेट का। अ सेट ए इज़ कंप्लीट रेजिडी सिस्टम mod m if and only if A satisfies the following properties। हाँ जी, वो क्या कह रहा है यहाँ पे कि ए उस वक़्त क्या ड्रम है?
कि ए उस वक़्त कंप्लीट रेजिडी सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा अगर उसमें ये चार प्रॉपर्टीज़ पाई जाए, या आप ये कह सकते हैं कि एक सेट ए उस वक़्त कंप्लीट रेजिडी सिस्टम होगा अगर ए इन चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर जाए। अब वो चार प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? नंबर वन प्रॉपर्टी है ए हैज़ m एलिमेंट्स, इफ़ ए हैज़ m एलिमेंट्स। नंबर टू इसकी प्रॉपर्टी है कि इफ़ xi xj belongs to a and I is not equal to j, then xi is not congruent to xj। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, इसको समझने की कोशिश करिएगा। प्रॉपर्टीज़ क्या है? पहली प्रॉपर्टी तो बड़ी सिंपल है कि ए के अंदर क्या होने चाहिए? m एलिमेंट्स होने चाहिए। m से मुराद क्या है? मॉडुलस वाले एलिमेंट्स होने चाहिए। ए ऐसा सेट होना चाहिए जिसके अंदर क्या हो? मॉडुलस वाले, मतलब अगर 1 2 3 4 5 आपके पास लिखा हुआ तो ये मॉडुलस वाले एलिमेंट्स होने चाहिए। और दूसरा वो क्या कह रहा है कि एक्स आई एक्स जे से मुराद क्या है? 1 2 3 4, इनमें से कोई भी दो एलिमेंट्स, इनसे मुराद क्या है? एक्स आई। तो वो क्या कह रहे हैं कि 1 और 2, अगर आपके पास ये फ़र्ज़ करें ये सेट है तो 1 और 2 ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए। इसी तरह 2 और 3 आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए। 1 और 3 भी मतलब क्या कह रहा है कि कोई भी दो एलिमेंट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए। दोबारा से सुने, दो प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर। नंबर वन प्रॉपर्टी क्या है कि ए के अंदर क्या होने चाहिए? m एलिमेंट्स होने चाहिए। नंबर टू प्रॉपर्टी क्या है कि उसके कोई से दो एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए। ये इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें आपने याद रखना है। अब इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज़ का सहारा लेते हुए हम प्रूफ करेंगे। जी, प्रूफ में देखें जी, इसके एक थ्योरम है हमारे पास, उसे हम ज़रा सेटिस्फाई करेंगे। थ्योरम नंबर 1, ये थ्योरम नंबर 1 है हमारे पास कि इफ़ x0 x1 x2 up to so on xm minus 1 is CRS of mod m, then for any AB belongs to Z with GCD of AM is equal to 1, then A is equal to a x0 plus b comma a x1 plus b comma a x2 plus b up to so on a xm minus 1 comma b is CRS of mod m। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, वो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास x0 x1 x2 अप टू सो 1 xm माइनस 1 ये एक सेट हो जो कि CRS है। अगर ये सेट CRS है, इसका मतलब क्या हुआ कि CRS की दोनों प्रॉपर्टीज़ ये वाला सेट सेटिस्फाई कर रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या हैं? m हैं, m एलिमेंट्स हैं। दूसरी बात इसमें क्या होगी कि x1 जो है वो x2 के नॉट कॉन्ग्रुएंट है, इसी तरह x3 x4 के नॉट कॉन्ग्रुएंट है। मतलब कोई भी दो एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में
कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ये दो बातें यहाँ पे आपने क्या करनी है जी, इसको बतानी है। ये मतलब सेटिस्फाई कर रहा है ऑलरेडी। तो अब आपने क्या बताना है कि ये जो आपके पास सेट ए है ये भी क्या है, CRS है विद मॉड एम। और इस सेट की मज़ीद दो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि इसमें जो ए भी है वो जी से बिलोंग करता है, और ए और एम का जो GCD है वो किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है। GCD 1 के इक्वल है। जी, इसका प्रूफ देखें। प्रूफ में स्टूडेंट्स हमारे पास है कि एज सबको आवाज़ आ रही है जी? वेरी सिंपल प्रूफ के लिखा हुआ हमारे पास एज ए इज इक्वल टू ए एक्स नॉट प्लस बी, ए एक्स वन प्लस बी, ए एक्स टू प्लस बी, अप टू सो ऑन ए एक्स एम माइनस वन प्लस बी। ये हमारे पास दिया हुआ है। तो आपको ये नज़र आ रहा है कि ये जो इसमें एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, अप टू सो वन एक्स एम माइनस वन, ये कौन सा सेट है? ये यही वाला सेट है जो कि ऑलरेडी क्या है, CRS में है। और ये एक ऐसा सेट है जो कि CRS की तमाम प्रॉपर्टीज़ को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि क्लियरली, ये तो हमें यहाँ से नज़र आ गया, क्लियरली ए हैज़ m एलिमेंट्स। ए के अंदर क्या है, m एलिमेंट्स है। और दूसरी बात वो यहाँ पे क्या कह रहा है, हम यहाँ पे लेट करेंगे क्योंकि हमें दूसरी प्रॉपर्टीज़ का ज़्यादा मसला है। पहली प्रॉपर्टीज़ तो हमें सीधा सीधा नज़र आ गया कि एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू मौजूद हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि m एलिमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसको CRS प्रूव करने के लिए हमें दूसरी प्रॉपर्टी भी चाहिए ना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये दो एलिमेंट्स मतलब दो एलिमेंट्स आपस में कॉन्ग्रुएंस नहीं होने चाहिए। तो हम यहाँ पे अब ये प्रूव करने लगे हैं। यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट ए एक्स आई प्लस बी एंड ए एक्स जे प्लस बी बिलोंग्स टू ए वेयर I is not equal to j such that a xy plus b congruent to a xj plus b mod m, so which implies that यहाँ से अगर आप प्लस बी दूसरी तरफ ले जाएं तो इसका मतलब है कि बी और बी कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए एक्स आई कॉन्ग्रुएंट टू ए एक्स जे बाय द लेफ्ट कैंसिलेशन ला। ये ए और ए भी कैंसिल हो सकता है, तो विच इम्प्लाइज एक्स आई कॉन्ग्रुएंट टू एक्स जे, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन। क्यों कंट्राडिक्शन है? क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर क्या बताया है कि ए और एम का जो GCD है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है ना। और हमने ये भी बताया है कि ये जो x जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या हैं, CRS हैं। और CRS का मतलब क्या हुआ कि जो एक्स आई है और एक्स जे है ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बट हमारे पास तो कॉन्ग्रुएंट आ गया। तो इसका मतलब है कि विच इज़ अ कंट्राडिक्शन, एज एक्स आई एंड एक्स जे आर members of CRS. Hence our supposition is wrong. And two members of A are incongruence
members of A are incongruence or incongruence under mod M. Consequently, A is a complete Residy system. आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ गया होगा थ्योरम। वेरी सिंपल। जी तो स्टूडेंट्स CRS में इतना ही था। इस नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद कंप्लीट करेंगे इसको रेजिडी सिस्टम को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।